जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 22 फरवरी से आप लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 22 फरवरी को आप लोग का पहला पेपर हिंदी का है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी के पेपर को कैसे बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाए कि लगभग 100 में 100 नंबर हमारा आ जाए। तो ध्यान से सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और अगर पसंद आता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न संख्या जैसे आपको बताया जाएगा आप उसी प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे बच्चों। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या 01 लिखना, गद्य खंड। ठीक है ना, जो आपको गद्यांश दिया रहेगा उसको इसी प्रकार से लिखकर 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना। पहला संदर्भ, तो ऐसे आपको लिखना, फर्स्ट पॉइंट डाल के संदर्भ, और इसमें आप जिस प्रकार से लिख सकते हैं बिल्कुल देखिए इस प्रकार से ये बच्चा लिखा है, पूरा 2 में 2 नंबर पाया है। फिर दूसरा उसमें आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या, ऐसे आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है ना, और उसके अनुसार इसमें आपको ध्यान देना है कि लेखक का कथन है। जब भी आप गद्य खंड की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला लाइन आपका होगा लेखक का कथन है कि, अब उसके बाद जो भी आपको व्याख्या करना उसके नीचे लिख दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। तीसरा इसमें आंसर दिया था क्वेश्चन का, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, तो इसको टोटल 6 में 6 नंबर मिल गया। आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, आप ध्यान से देखेंगे इसी प्रकार से बच्चा फिर लिखा है। अब प्रश्न संख्या जो 2 होता है वो पद्य खंड के रूप में होगा, तो फिर आप वही लिखेंगे जैसे पहले लिखा गया था। इसमें भी 3 पॉइंट होंगे। सर पहला संदर्भ था, बहुत ही अच्छे तरीके से ने संदर्भ लिखा है भाई। इसमें पद नामक शीर्षक से लिया गया था और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें व्याख्या किया, जो भी इसका चारों पद या चारों चरण होंगे उसके लेख उसके रूप में इसका व्याख्या किया। अब इसमें थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे यार लेखक नहीं लिखना, अब यहाँ पे क्या लिखना, कवि का कथन है कि, पिछले वाले में क्या लिखे थे गद्य में, लेखक का कथन है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करेगा कि भाई इस पूरे पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने अनुप्रास और रूपक अलंकार लिखा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें भी इसको 6 में 6 नंबर मिल गया। आगे चलेंगे बच्चों, तो प्रश्न संख्या 3 पे ध्यान से देखिए, संस्कृत खंड का है जिसमें से आपको गद्यांश मिलेगा जिसका अनुवाद करना रहता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें संदर्भ छोड़ देते हैं, तो संदर्भ आपको नहीं छोड़ना है, इसमें संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है और उसका अनुवाद हिंदी में करना। देखिए बहुत अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा आपको मन में डाउट होगा कि नीचे सर 4-5 लाइन छूटा है तो क्या प्रश्न संख्या 4 नीचे लिख दे, तो आपको ये नहीं करना भाई। हर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस बच्चे ने लिखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे, तो ये संस्कृत में पद्यांश जो हमारा श्लोक आता है उसका अनुवाद करने के लिए। ठीक है ना, तो बच्चे ने बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा, इसका भी आपको संदर्भ लिखना रहेगा। और देखिए कितने अच्छे तरीके से जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको स्केच से कर दिया है, हाईलाइट कर दिया, ताकि टीचर को यही चीज दिखे और वो हमको बिना नंबर काटते हुए नंबर दे दे भाई। ठीक है ना, तो ये 2 नंबर और उसका भाई अनुवाद किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आता है हमारा खंड का। देखिए प्रश्न संख्या आपको 5 उसी प्रकार से लिखना है। पेज जैसे देख लीजिए, इसमें 4 से 5 लाइन से ज्यादा छोटे थे, तो आप यहाँ मत लिखिएगा प्रश्न संख्या 5, खंड का यहाँ से स्टार्ट मत करिएगा, इसको क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 खंड काव्य मातृभूमि के लिए ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है ना, ऐसे आप मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर जी का जो भी चरित्र चित्रण याद किए हैं बच्चों उसके अनुसार करना। अब देखिए इस बच्चे ने कितना दिमाग लगाया है। पहले हेडिंग डाला आकर्षक व्यक्ति, 2 से 3 लाइन लिखा, इसके नीचे 4 लाइन का पोयम डाल दिया, तो कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है भाई। दूसरा देशभक्त तथा परम उत्साही, फिर 3 लाइन लिखा है, और इसके कॉपी को देखिए कितने अच्छे तरीके से हर एक हेडिंग में 4-4 लाइन का पोयम बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। ध्यान से देखिए, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, और इसी के कारण इस बच्चे का एक भी नंबर नहीं कटा है और इसको पूरे 3 में 3 नंबर मिल गया बच्चों। तो ध्यान से एक बार और देख लेंगे, खंड काव्य में इसने कितने अच्छे से लिखा है भाई। हेडिंग डाला है, उसके नीचे 4 लाइन का पोयम डाल दिया है, फिर दूसरा हेडिंग डाला है भाई और उसके नीचे 4 लाइन का पोयम है। सेव करके इसने कितने अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं भी लीपा पोती का नाम कहीं भी कटा पिटा नहीं है, बिल्कुल सुंदर तरीके से लिखा है। ठीक है, अब आगे चलेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब हमारा आता है जीवन परिचय। ठीक है ना, तो जीवन परिचय में 2 लोगों का जीवन परिचय लिखना होगा, एक गद्य का और एक हमारा किसका लिखना होगा, पद्य का। तो क आप यहाँ लिख देंगे प्रश्न संख्या 6 का क में आप गद्य का लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब जिसका भी आपको याद होगा पेपर में आया रहेगा उसी के अनुसार लिखिएगा। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहीं बगल में किनारे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। इसमें नाम होगा, जन्म होगा, किस स्थान पर पैदा हुए थे, इनके पिताश्री का नाम क्या था, ये किस प्रकार की रचना करते हैं, भाषा ये आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे और डायरेक्ट मृत्यु मृत्यु लिख देंगे।
अब उसके बाद आप जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, आप इसमें जो भी याद किए उसको लिखिए। साहित्यिक परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं उसको लिखिए आराम से बिल्कुल। जैसे देखिए इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लैक पेन से कर दिया। आपके पास कोई और स्केच है जैसे ब्लू है तो आप इसके जगह पे यूज कर सकते हो और कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। अब आगे चलेंगे तो इसी का रचना होता है बच्चों, तो ध्यान से देखिए जो हमारा रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आएगा वो 5 नंबर का आएगा। तो जीवन परिचय इसने बहुत अच्छे तरीके से रचना देखो कितने अच्छे से लिखा है भाई, एक एक लाइन छोड़ के बिल्कुल साफ सुंदर और स्वस्थ लिखा है, स्वच्छ लिखा है ताकि टीचर को पढ़ने में दिक्कत ना हो भाई। और इसलिए टीचर देखो इसको कितने नंबर दे दिया, टोटल 5 में 5 नंबर दे दिया। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे तो इसी प्रश्न नंबर 6वें का जो ख होता है तो ध्यान से आप लोग देखेंगे 6वें का यहाँ पे लिखा गया प्रश्न संख्या 6 और ख, जो अब जीवन परिचय किसका लिख रहा है, पद्य का, जो सूरदास जी का है। तो इसने भी फिर यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखा है, बगल में बॉक्स बनाकर, ऐसे आपको भी लिखना तभी जाके पूरा पूरा नंबर मिलेगा बच्चों, नहीं तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक है ना, जीवन परिचय लिखा है, इसमें एक कहीं से पोयम भी इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चों। अब आगे चलेंगे तो इसका साहित्यिक परिचय यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से कितने अच्छे तरीके से लिखा है भाई, पहले 2 लाइन एक लाइन में, फिर उसके बाद सीधी सीधी लाइन, ये आप ध्यान से देखेंगे। रचनाएं इनका अब देखिए इनकी 3 ही रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। तो आप जैसे होते तो सूरसागर के बाद कामा लगा देते, फिर कामा लगा लेते, लेकिन इसने देखिए कितने अच्छे तरीके से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट बना के लिखा। तो आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होंगे और इस कारण इसे 5 में 5 बच्चे को मिल गया बच्चों। अब आगे चलेंगे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फिर वही प्रोसेस जैसे शुरू में आपको बताया गया, प्रश्न संख्या 7। ये 7 आपको श्लोक लिखने के लिए आएगा तो ब्रैकेट में आप श्लोक लिख लेंगे। ठीक है, अब श्लोक जो होगा आपको जो भी याद है, जैसे यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब ये किस चैप्टर से लिया गया, डैश करके आपको भारतीय संस्कृत से लिया गया था, तो डैश करके आपको उस चैप्टर का नाम लिखना, तभी आपको 2 में 2 मिलेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको याद है बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय, तो वो किस चैप्टर से लिया, आपको उसे डैश करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा लाइन बच रहा था, इसलिए बच्चों हमने क्या किया है, जो बच्चे ने लिखा है उसको प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे डाल दिया। आप कर सकते हो क्योंकि देखिए 2 से 3 लाइन में ही श्लोक हो गया है। ठीक है ना, अब अगला संस्कृत में उत्तर देना था प्रश्न संख्या 8, वो भी 2 ही लाइन का था, तो बच्चे ने होशियारी करके इसी पेज में दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया और देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। तो संस्कृत में उत्तर 2 क्वेश्चनों का देना था, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिख के जो आंसर हुआ है उसको देखिए स्केच से कर दिया। और ये सब लिखने के तरीके और ऐसा बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं बच्चों तो एक भी नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे चला, 8 भी हो गया। 8 के बाद चलेंगे 9 पे, तो 9 क्वेश्चन जो आएगा बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध। ठीक है ना, आप प्रश्न संख्या 9 लिखेंगे और निबंध लिखेंगे। ये निबंध जो है वो टोटल 7 नंबर का होगा बच्चों, कितने का, 7 का। ठीक है, और 7 नंबर पाने के लिए आपको सबसे पहले ये टेबल बनाना पड़ेगा, डायग्राम। किस पे लिखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पे। किस किस टॉपिक के बारे में लिखेंगे ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस करके उस टीचर को बता देना है कि भैया आप अंदर जाएंगे तो इन्हीं के बारे में हमारा निबंध देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे ध्यान से देखिएगा। अब इसने टेबल बहुत अच्छे तरीके से बनाया, प्रस्तावना लिखा, प्रस्तावना में 3 से 4 लाइन लिखा और उसके नीचे 4 लाइन का पोयम डाल दिया। ये सबसे अच्छा किया भाई। और जैसे जैसे आप निबंध लिखते हैं अगर उसमें आप पोयम इंट्रोड्यूस करें तो देखिए बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा हो सकता है। अब आगे चलेंगे, देखिए कितने अच्छे तरीके से प्रदूषण के प्रकार, भाई 4 लाइन का पोयम डाल दिया। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं उसके बारे में 2 लाइन लिखा, 4 लाइन का पोयम। जल प्रदूषण किसे कहते हैं उसके बारे में, ध्वनि प्रदूषण क्या है सर उसके बारे में, देखिए कितने अच्छे से 4-4 लाइन का पोयम डाल के ये पूरे मतलब निबंध को एकदम निखार रहा है भाई, कैसे कहा जाए। अब आगे चलेंगे तो प्रदूषण से हानि का जो टॉपिक है वो लिखा है, उसके अंदर एक 4 लाइन का पोयम लिख दिया। देखिए लिखा है, प्रदूषण एक बीमारी है जिसकी चपेट में आई दुनिया सारी है, वक्त रहते ना सुधर जाएं हम तो होनी घनघोर तबाही है। बच्चों इस प्रकार से आप पोयम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रदूषण को रोकने के उपाय। और लास्ट में देखिए इसने लिखा है उपसंहार। और इस निबंध को इसने 5 पेज में कितनी खूबसूरती से लिखा है कि टीचर अपने आप को रोक नहीं पाया। और टोटल 7 नंबर का निबंध था, इसने 7 में 7 नंबर दे दिया बच्चों। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें
तो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना था, प्रश्न संख्या 10 प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, सेवा में इसके बाद कामा देंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, जिस भी कॉलेज में पढ़ते वहां पे लिखिए और नीचे जिला का नाम लिखेंगे। अब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें फीस माफी के लिए बच्चा कह रहा था कि हमारा फीस माफ कर दीजिए, तो इसने लिख दिया छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु। कहीं नगरों की सफाई करने के लिए ऐसा होता है तो आप यहाँ पे उस चीज को लिख दीजिए, महोदय के बाद कामा लगाइए और जो भी आप मैटर इसमें डालना चाहते हैं डाल दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप शिष्य है तो शिष्य लिखिए, शिष्य है तो शिष्य लिख दीजिए, लड़की शिष्य यूज करेंगे। और ये दिनांक भूलना न, भाई दिनांक डालना न भूलें, क्योंकि अगर दिनांक आप भूल गए तो 1 नंबर ये काट लेगा और 4 नंबर का जो प्रार्थना पत्र है बच्चों वो आपको कितने दे देगा, 3 नंबर दे देगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस बच्चे ने कितने अच्छे मेहनत से पूरा लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत राइटिंग में, कहीं भी आप देखेंगे पूरे पेपर में कहीं भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इस बच्चे को पूरा का पूरा 70 में 70 बच्चों नंबर इसको मिल जाएगा। कितना, 70 में 70। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप प्रयास करेंगे इसी प्रकार से कॉपी लिखने का। ठीक है बच्चों।